हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो चलते हैं। हम कर रहे हैं क्वेश्चंस एनालिसिस, पेपर एनालिसिस जो जनवरी और दिसंबर में हुआ था ऑनलाइन मोड में। अब तक के सारे सेट्स हम कर चुके हैं। ये 21 जनवरी का पेपर है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यू आर अ टीचर who believes that children learn at varied paces and in different ways। आप टीचर होने के नाते ये मानते हैं कि हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है, ठीक है, और अलग अलग मेथड्स के साथ सीखता है, अलग अलग तरीकों से सीखता है, अलग स्पीड से सीखता है। इन योर क्लास यू विल प्लान असेसमेंट विच इज, आप एक असेसमेंट, आप एक आकलन की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो कैसा होना चाहिए? इज सेम फॉर ऑल स्टूडेंट्स, कि सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो। तो ये बात गलत है। ठीक है, सभी विद्यार्थियों के लिए सेम नहीं होना चाहिए। जिस तरह का बच्चा है उसी तरह का आकलन होना चाहिए। इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ओनली, कि बस उस आकलन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बेस्ड हो, तो ये भी गलत है। इज नॉट रिलेटेड टू हाउ चिल्ड्रन लर्न, बच्चों के सीखने के तरीके से संबंधित ना हो, तो जब ना हो तो उसका क्या फायदा है? ठीक है, इज बेस्ड ऑन डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेसमेंट, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरह का आकलन होना चाहिए जिसमें अलग अलग आकलन के मेथड हो, अलग अलग तरह से आकलन किया जाए। ठीक है, जैसा बच्चा हो उसी तरह से उसे कैटर किया जाए, उसी तरह से उसकी जरूरत को पूरा किया जाए। ठीक है, तो मेथड, अलग अलग मेथड्स हमें यूज करने चाहिए असेसमेंट के। ठीक है, आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, as per Lev-Vygotsky's theory, which of the following is an effective strategy of scaffolding the teaching learning process? लेव-वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीकी है? स्कैफोल्डिंग क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है, लेव-वाइगोत्स्की की थ्योरी में स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग होता है टेम्परेरी हेल्प देना, टेम्परेरी हेल्प देना बच्चे को, या फिर हाफ क्यूज देना, हाफ क्यूज देना। ठीक है, जैसे कि कोई बच्चा मैथ का सम सोल्व कर रहा है और उसे करना नहीं आ रहा है, तो क्या टीचर उसे क्या करता है, क्या करना चाहिए? हाफ क्यूज, उसे हाफ क्यूज दे दे या आधा सोल्व क्वेश्चन करके दे दे जहां उसे जरूरत हो, तो उसे क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग यानी पार्ड। और जो हेल्प कर रहा है, जो ये हेल्प दे रहा है, जिसे नॉलेज है, यानी टीचर, पेरेंट्स, एडल्ट्स, कोई भी हो सकता है, उसे बोलते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी जिसे नॉलेज है। ठीक है, और जो बच्चा खुद कर पा रहा है और टीचर की हेल्प से करवा रहा है, उस बीच के क्षेत्र को कहते हैं ZPD, उसके बीच के क्षेत्र को, उसके बीच के गैप को बोलते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ते हैं। प्रोवाइड रिजिड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम, तो रिजिड मेथड तो हमें यूज ही नहीं करना है, फ्लेक्सिबल मेथड यूज करना है। ठीक है, पनिश द चिल्ड्रन फॉर इनकरेक्ट आंसर, कि बच्चे को पनिश करें अगर वो गलत आंसर कर रहा है, तो ये भी गलत बात है, ना बच्चे को पनिश करना है। गिविंग हिंट्स एंड क्यूज इफ चिल्ड्रन आर स्टक एट सम पॉइंट व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कि बच्चे को हिंट दें, क्यूज दें जहां वो रुक रहा है, जहां वो कर नहीं पा रहा है। ठीक है, समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना, तो कितनी अच्छी बात है, इसे बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। जहां बच्चे को दिक्कत आ रही है, जहां बच्चा अटक रहा है, वहां उसकी हेल्प करना, उसे बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंटेलिजेंस, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड ओनली थ्रू IQ टेस्ट, कि सिर्फ IQ टेस्ट से ही मेजर हो सकता है, तो ये बात गलत है। मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ IQ से ही मेजर कर सकते हैं। जेनेटिक्स प्ले नो रोल इन क्रिएटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, कि जेनेटिक्स जो है, जो आनुवांशिकता है, वो कोई रोल प्ले नहीं करता है इंटेलिजेंसी में, तो ये बात भी गलत है। बहुत से बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं, बाय नेचर होते हैं, बाय बर्थ होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, तो वो जेनेटिक्स के थ्रू ही तो होते हैं, कि जिनके माँ बाप इंटेलिजेंट हैं तो बच्चा भी इंटेलिजेंट है, तो वो जेनेटिक्स के थ्रू ही तो होते हैं। रोल तो जेनेटिक्स का भी होता है और एनवायरनमेंट का भी होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जेनेटिक्स का नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत होता है। हाई इंटेलिजेंस इन वन डोमेन एंश्योर्स हाई इंटेलिजेंस इन अदर डोमेन्स ऑल्सो, अगर एक क्षेत्र में बच्चा होशियार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी क्षेत्र में होगा। ठीक है, कोई किसी क्षेत्र में होशियार है, कोई किसी क्षेत्र में है। ठीक है,
तो ये भी गलत है। इंटेलिजेंस इज मोर देन द एबिलिटी टू परफॉर्म वेल इन स्कूल, ये बात बिल्कुल ठीक है। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। ठीक है, क्या है इंटेलिजेंस? ये नहीं है कि स्कूल की जो परफॉर्मेंस है उसी पे ही बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि जो इंटेलिजेंस होते हैं वो स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, बाहर भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्यूरियस होते हैं वो, ठीक है, जिज्ञासु होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है उनके अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, सीइंग अ हॉर्स, a 3-year-old child exclaimed, "Wow, such a big dog." As per Jean Piaget's theory of cognitive development, this response by child is an example of। एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? अब उसने क्यों बताया उसे डॉग? क्योंकि उसने पहले डॉग को देखा होगा, तो उसे किसी ने बताया होगा कि 4 लेग वाला डॉग होता है, तो उसने उसके दिमाग में एक स्कीमा बन गया। ठीक है, तो उसने हॉर्स को देखा, तो उसने जो इन्फॉर्मेशन ऐड की थी उसी के बेस पे उसने हॉर्स को कह दिया कि हॉर्स जो है वो डॉग है। ठीक है, तो पुरानी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कुछ ऐड कर लेना क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। कोई भी स्कीमा आपके दिमाग में उसमें कुछ ऐड कर लेना, एसिमिलेशन कहलाता है। ठीक है, और अगर कुछ चेंज कर रहे हैं एग्जिस्टिंग स्कीमा में, या मॉडिफाई कर रहे हैं या मैन्युपुलेट कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे ठीक है, आत्मसातकरण या समावेशन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, लेव वाइगोत्स्कीज आइडियाज लैंग्वेज एंड थॉट सजेस्ट दैट। भाषा और विचार के बारे में लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे की पहले लैंग्वेज आती है, यानी पहले भाषा आती है, फिर बच्चे का विचार आता है, यानी थॉट आता है। तो लैंग्वेज गाइड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और पियाजे कहते हैं कि पहले बच्चे का थॉट आता है, फिर लैंग्वेज आती है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन हमारे गलत हैं। भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है, तो ये बात भी गलत है। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, तो ये भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि लैंग्वेज गाइड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रन कैन बी फैसिलिटेटेड। बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? बताइए। बाय एनकरेजिंग एक्सप्लोरेशन, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है। अन्वेषण को प्रोत्साहित करके कि बच्चा कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करे, नए आइडियाज लगाए, कुछ इनोवेटिव करके देखे, नए नए तरीके आजमाए। थ्रू टीचर सेंट्रिक पेडागोजी, तो टीचर सेंटर पेडागोजी तो बहुत ही गलत है, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी होनी चाहिए। ठीक है, हर एक पॉलिसी कहती है कि बाल केंद्रित शिक्षा हो। ठीक है, बाय ड्रिल एंड प्रैक्टिस, तो ये भी नेगेटिव वर्ड है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस तो हमारा ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। थ्रू इमिटेशन ओनली, इमिटेशन से क्रिएटिविटी क्या आएगी? वो तो कॉपी हो गया, अनुकरण हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे बेस्ट है, अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, जो एक्सप्लोर कर रहा है बच्चा उसे प्रोत्साहित करके, ठीक है, उसे एनकरेज करें। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, डिसकैलकुलिया इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद। गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए। डिसकैलकुलिया कौन सी डिसेबिलिटी होती है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसे चलने में दिक्कत हो। फ्लुएंसी इन अंडरस्टैंडिंग अदर्स मोटिव्स, तो ये तो इंटेलिजेंस के अंदर आता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल एबिलिटी, तो ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस हो गया। डिफिकल्ट इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट, तो कितना अच्छा ऑप्शन है, सीधा ऑप्शन दिया हुआ है कि डिसकैलकुलिया क्या है? कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, बच्चे को मैथमेटिकल कंसेप्ट में डिफिकल्टी होती है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, आरटी एक्ट 2009 has a provision of reservation of seats in private school for admission of students from economically weaker section. In order to successfully these students, a teacher should use pedagogy based on। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो बच्चे थे उन्हें दाखिला हेतु सीटों का आरक्षण दिया गया। कितने % का आरक्षण था? हमने पढ़ी भी है, ये मैंने कराई हुई है वीडियो।
25% का आरक्षण दिया गया था प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों स्कूलों में, ठीक है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? बताइए किस तरह का करना चाहिए? डिस्क्रिमिनेशन, कि भेदभाव करें, तो ये तो गलत बात है। डिस्क्रिमिनेशन तो हमें वैसे भी नहीं करना चाहिए, ना ही हमें सेग्रीगेशन करना चाहिए, अलग थलग भी नहीं करना चाहिए बच्चों को कि सुपीरियर एक क्लास में, इन्फीरियर एक क्लास में, तो ये भी गलत है। इक्विटी, ये बात बिल्कुल ठीक है। इक्विलिटी तो देखो, इक्विलिटी तो राइट टू एजुकेशन जब एक्ट बना दिया गया तो सभी के लिए समान शिक्षा, सभी को शिक्षा का अधिकार, ये तो इक्विलिटी हो गई। लेकिन हमें किस तरह की पेडागोजी यूज करनी चाहिए? जो इक्विटी बेस्ड हो, यानी जो समता पे आधारित हो। इक्विटी यानी जिस बच्चे को जिस तरह की दिक्कत है उसी तरह से उसे केटर किया जाए। अगर किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, किसी को कम सुनाई दे रहा है और वो पीछे बैठा है, तो वो इक्विटी नहीं हुई, उसे आगे बैठाना चाहिए। बच्चे के अकॉर्डिंग हमें चलना है कि बच्चे को अगर कम सुन रहा है तो उसे उसी तरह का प्रावधान दिया जाए, ठीक है। अगर दिख नहीं रहा है तो उसी तरह का प्रावधान दिया जाए, अगर कम दिख रहा है तो आगे बैठाया जाए। तो ये क्या होता है? इक्विटी बेस्ड, यानी समता पे आधारित, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, समता पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन। एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? समावेशी शिक्षा क्या होती है? इंक्लूसिव क्लासरूम, जिसमें सभी को समान शिक्षा मिले, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए समान शिक्षा हो, एजुकेशन फॉर ऑल, चाहे वो किसी भी सोसाइटी से हो, किसी भी रेस से हो, कोई भी उसकी कास्ट हो, किसी भी एनवायरनमेंट से हो, किसी भी तरह का बच्चा हो, सभी को एक ही क्लास में बैठा के पढ़ाना है, ठीक है। सभी को सेम एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन, क्वालिटेटिव एजुकेशन देनी है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, किस तरह की सूचना देनी चाहिए? केवल शाब्दिक रूप में, केवल दृश्य रूप में, कि केवल दिखाकर पढ़ाएं? तो ये तो जो जिन्हें विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए अच्छी है। केवल मौखिक रूप से, कि सिर्फ बोल के पढ़ाएं? तो ये भी गलत है। बहुल रूप से, मल्टीपल फॉर्म्स में पढ़ाना चाहिए। मल्टीपल तो सारी चीजें अच्छी होती है, मल्टीपल डाइवर्सिटी अच्छी होती है, मल्टीपल असेसमेंट अच्छा होता है, ठीक है। तो मल्टीपल फॉर्म्स में बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। इंफॉर्मेशन मल्टीपल फॉर्म्स में प्रेजेंट करनी है, अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन which of the following is most suggested model of schooling for children with disabilities? शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? ठीक है, दिव्यांग यानी जिससे किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो, चाहे लर्निंग डिसेबिलिटी हो, चाहे कैलकुलेशन, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो, पढ़ने में दिक्कत हो, कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम हो, चलने में प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए किस तरह का मॉडल सुझाया गया है? ओनली वोकेशनल एजुकेशन, कि सिर्फ उसे व्यावसायिक शिक्षा ही दे दें, कि सिर्फ आगे जाके कुछ काम कर ले अपना? तो ऐसा नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन, सेपरेट एजुकेशन या इंटीग्रेटेड एजुकेशन? तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है, यानी समावेशी शिक्षा। इससे अच्छा क्या हो सकता है? इंक्लूसिव एजुकेशन है यानी सभी के लिए, चाहे लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा हो, चाहे नॉर्मल बच्चा हो, सभी को एक क्लास में पढ़ाया जाए, ठीक है। चाहे वो किसी भी सोसाइटी से हो, पुअर हो, रिच हो, हमें सिर्फ बच्चे को देखना है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन हो, सभी के लिए समान शिक्षा हो, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दे, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।